हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये आज का हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से और एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि 2 दिन से आपका लेक्चर नहीं आ रहा है, ना ही बायो का ना ही केमिस्ट्री का। इसका रीज़न एक है कि मैं थोड़ा बीमार था, इस कारण मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था, तो इस कारण मैं लेक्चर बना नहीं पा रहा था। आप लोगों को ये पता है कि मैं लेक्चर किस टाइम बनाता हूँ। ठीक है, मैं लेक्चर मेनली रात के टाइम बनाता हूँ। जैसे अभी हो रहे हैं कितने 12:19 हो रहे हैं, तो अभी मैं आपका लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो कई बच्चों ने पूछा था कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी पूछा था, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जस्ट। तो ऐसे एनसीईआरटी तो मैं खुद पढ़ा ही रहा हूँ कि बायो का और केमिस्ट्री का भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेनली। ठीक है, बायो का खासतौर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं, और हम इधर उधर की चीज़ें के बारे में नहीं बताते। हम मेनली जो हमारा टारगेट है, जो नीट 2024 या 25 जो है हमारा, या आईआईटी जो हमारा 2024 या 25 का जो एग्ज़ाम है, उसके तरफ फोकस करना हमारा मेन रीज़न है। क्योंकि हमें बच्चों का सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, आईआईटी एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने, तो हमारा मकसद ये है। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा एक दूसरा चैनल है। आप अबाउट सेक्शन में जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसका चैनल का नाम है टारगेट इजूटैमी। ठीक है, टारगेट इजूटैमी स्कूल प्लस बोर्ड करके। उसमें भी हमने लोगों ने 9th क्लास के कुछ वीडियो लेक्चर हमारे मेनली आ रहे हैं, 4-5 मिनट के आते हैं मेनली। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो, तो ज़रूर देखें उसे भी, और उसे भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें। उस चैनल को भी, थोड़ा चैनल नया है तो उसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को तो मेनली ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चैनल हमारा मेन चैनल है, इस पर हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो तो लगातार लेके आ ही रहे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लेक्चर को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना, आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट समझ आने वाला है। आप पूरा एज इट इज नोट्स उतारना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा लेक्चर का नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो होता है ना, हमारा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारा। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बोर्स मॉडल। हर बार नीट एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, हम नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं, वो भी आप लोग देखना। पहले हम थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम कब दिया था बोर्स ने, इसका पूरा साइंटिस्ट का पूरा नाम था नील्स बोर। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो था, 3rd चैप्टर, उसमें तो मेनली आता है 1913 में दिया था उन्होंने। अब मेनली क्या था, सबसे पहले जे थॉमसन आए थे। ठीक है, जे थॉमसन में अपने मॉडल दिया, जे थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ लिया। ये भी लेक्चर आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट पूरा बना उस पर जाके, या हमारे इसे 4th लेक्चर 3rd लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमारे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल हमने कर रखा है मेनली। ठीक है, तो उसमें आप जाके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आप लोगों को समझाएगा कि सबसे पहले जे थॉमसन आए, इसके बाद रदरफोर्ड आए, इसके बाद नील्स बोर आए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक साइंटिस्ट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर आप 11th क्लास में नए हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बोर्स मॉडल के बारे में। अब हमने ड्रॉबैक्स पढ़ी थी किसके, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ी थी। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर इज तो रदरफोर्ड क्या किया बोर्स ने। अब रदरफोर्ड के मेनली अगर बात किया तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स यानी कुछ कमी के बाद किसका मॉडल आया था, नील्स बोर का। वो भी कब, 1913 में। तो पुट फॉरवर्ड द अनदर मॉडल कार्ड, उसका नाम था, उस मॉडल का नाम था क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी कि रदरफोर्ड की मॉडल में कुछ कमी रह गई। ऐसे बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन कुछ कमी रहने के कारण हम किस पे आए, नील्स बोर के मॉडल पे आए थे। कब, 1913 में आए थे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना। इसके बाद बोर्स यूज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बोर्स ने किसका यूज़ किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बोर्स ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया था और ब्लैक रेडिएशन लेके टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी। तो इसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम देखने वाले एनसीईआरटी का लाइन ही हमने ले रखा है। तो ये आप चीज़ देख सकते हो आप एनसीईआरटी पे भी जाके, मैं भी एनसीईआरटी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में आप लोगों को। तो मेन फीचर्स हमारे आ जाते हैं इस थ्योरी के, हमारे पास किसके,
बोर्स मॉडल ऑफ एटम के हमारे पास आ जाते हैं कुछ पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट, हमने 4 पॉइंट यहाँ लिखे हुए, एक पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट में अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्या, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली कंटेन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। अब मेन बात क्या आ जाता है, ये देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व की बात आ जाती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस वाला पोर्शन आता है, न्यूक्लियस पोर्शन आता है। अब लोगों को पता है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये लोगों को पता है आप लोगों को। फिर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना पहला सेल, दूसरा सेल, ठीक है, तीसरा सेल। अब इसको सेल कह लो या ऑर्बिट कह लो, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसको हम कहने के लिए कह सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास क्या है, ये सूरज है बीच में, सूरज के चारों तरफ क्या करता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं हमारे पास, टोटल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं हमारे पास। तो रिवॉल्व जो करते हैं ना, उस इमेजरी लाइंस जो होती है ना हमारे पास, उसको हम ऑर्बिट या सेल कह देते हैं, मिली ऑर्बिट या सेल कह देते हैं इमेजरी लाइंस में हमारे पास जो होती है। तो यहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। तो वही कहा गया है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट एटम ओनली सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ, यानी इसका कुछ सर्कुलर पाथ, हम जैसे 9th क्लास में KLMNO करके नाम देते थे ना सेल या ऑर्बिट का, तो वही चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसने नील्स ने बोर्ड ने यही कहा था कि जो हमारा बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये कहा था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसका दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हर एक एटम जो रिवॉल्व कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। सही बात है भाई। जब मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए किसके तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करने के लिए यानी मूव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती कहाँ से उसको, हैंस ऑर्बिट्स में वहीं पे। तो उसको एनर्जी लेवल कह देते हैं। अभी एनर्जी लेवल या हाइड्रोजन एनर्जी सेल कह देते हैं। अब इस एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल को हमने नाम दिया था, KLMNO करके नाम दिया था, ठीक है, वही चीज़ हमारा नाम हो जाता है। तो आगे आप देखते हैं कि हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 से लेके 10⁻13 तक होता है। रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस के ठीक सेंटर से इधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो हमारे न्यूक्लियस की बात होती है। तो न्यूक्लियस जो हमारा होता है इसका ऑर्डर हमारा 10⁻12 से लेकर 10⁻13 तक होता है। वाइल द रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻8 सेंटीमीटर तक चले जाता है ये हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ बात की इन्होंने, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है ना, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नो एनर्जी इज रेडिएटेड सो लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब बोला नो एनर्जी, यानी कि कोई एनर्जी नहीं होता अगर रेडिएट नहीं करेगा लंबे टाइम तक, तो ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस इज इन इट्स ऑर्बिट। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंटिन्यूसली यानी लगातार उस पाथ पे इमेजरी जो लाइन हमारे पास ऑर्बिट या सेल जो जिसे कहते हैं उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये चीज़ हमारे पास दिया गया, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। अब 5वां पॉइंट अभी लिखते हैं और इक्वेशन हम बनाते हैं। अभी इस चीज़ को देखो, अब हमारे पास आता है फिफ्थ, हमारे पास 5वां फीचर्स और एक 6वां फीचर्स है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूले की बात हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं, तो ये फार्मूले हम देख लेते हैं। द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अब अनदर ऑर्बिट। इसमें होता क्या है कि जो एनर्जी जो रेडिएट करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसमें क्वांटम नंबर में, ठीक है, क्वांटम एक पैकेट की एनर्जी का फॉर्म होता है, उसमें चले जाता है वो। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एक सेल से दूसरे सेल्स में यानी ऑर्बिट में जंप कर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या, चेंज इन एनर्जी इजकल टू h/μ हो जाता है। अब h क्या है, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो डेल्टा का मतलब ये होता है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। अब चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एनर्जी जो फाइनल में जो थी एनर्जी, मतलब शुरुआत में जो एनर्जी है फाइनल में एनर्जी है, तो फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं, तो हमें चेंज इन एनर्जी पता चल जाता है। यानी कि अगर हमें ये 3 चीज़ दे रखी है, 3 चीज़ में से अगर कोई 2 चीज़ दे रखी है तो तीसरी चीज़ अपने आप निकालेंगे। तो हमारे पास है क्या,
EF हमारे पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इन द फाइनल ऑर्बिट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू तो हमें हर हाल में याद होनी ही चाहिए। 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाता है हमारे पास, ये एनर्जी याद होनी चाहिए। म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। ये हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में इसकी हमारे पास यूनिट होती है, जिस चीज़ रखना याद रखना है हमें। अब सिक्स्थ वाले पॉइंट पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात होता है। अब एंगुलर मोमेंटम की बात आता है, जब भी बात आती है तो MVR हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, MVR हमारे दिमाग में आता है। ये आप लोग जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में है ना, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे मेनली, ठीक है, 11th क्लास में। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या होता है? मतलब h/2π हो गया। अब h/2π तो MVR हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ये रही, MVR इजकल टू NH/2π है। अब n क्या है हमारे पास? h तो हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। n क्या है हमारे पास? ऑर्बिट नंबर है। 2π हमें पता है, ठीक है। m हमारे पास मास हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी हो जाएगा, r हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने सारे यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg आ जाता है। ये चीज़ हमने देख रखा है पिछले लेक्चर में, वो लेक्चर भी आप जाके देख सकते हो। आई सेक्शन में ऊपर की तरफ प्लेलिस्ट दे रखा है हमने, तो वहाँ पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हो। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, r हमारा पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ जाता है, और n क्या है हमारे पास? ऑर्बिट नंबर। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने ऊपर भी देखी थी, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, बस याद होना चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 22.7 भी होता है मेनली, और 3.14 लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और n जो होता है ना, n हम कुछ भी रख सकते हैं, बस 0 नहीं रख सकते, 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, 5 रख सकते, ऐसे हम काफ़ी आगे तक जा सकते। तो ये चीज़ हमारा हो जाता है। इसी के बेस पे एक ना छोटा सा ना एक क्वेश्चन आता है हमारे पास MCQ का, वो चीज़ देखते हैं ज़रा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट एग्ज़ाम में और IIT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। अभी हमने पीछे जो हमने एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला लिखा था, उसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे n हमें दे रखा है, तो पढ़ते हैं इसमें। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग द थर्ड ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट दे रखा है, यानी मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास थर्ड ऑर्बिट दे रखा है, यानी मेरे पास n दे रखा है। n कितना है मेरे पास? 3 दे रखा है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? MVR इजकल टू NH/2π होता था। इसी के बेसिस पे इसको पुटअप कर देंगे। MVR को एज इट इज छोड़ देते हैं, हमें मतलब ही नहीं उससे, ठीक है। और n क्या दे रखा है मेरे पास? 3। h दे रखे हैं, हमें h भी पुटअप नहीं करना है, पुटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें सब बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 अब पाई आ गया। अब क्या करते हैं? अब 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो तो कितना आ गया? MVR इजकल टू 2 को अगर इसके काट के देखेंगे तो हमारे पास 2 1 2 1.5 के करीब आंसर आता है। तो 1.5 h/, में अब 2 गया, 2 तो चले गया, डिवाइड होकर कट गया वो, तो पाई हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? इतना आ जाता है। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पे है, इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं, ये हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऐसे हमें इस तरीके से, अब पहले आप इसको देख लो ऑप्शन को, उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन C सही हो जाता है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम करने भी वाले हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, आगे का टॉपिक हम एक्सटेंड करते हैं। तो अब हम लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब जिस पे कोई कुछ करता है उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ तो खूबी आती है। तो इसके भी हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि लिमिटेशन, जैसे रदरफोर्ड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, थॉमसन का भी हमने पढ़ा था, वैसे हम नील्स बोर के लिमिटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो होता क्या है इसमें? सबसे हमारे पास कुछ 6 पॉइंट लिखे गए। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सच है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आ गया। मतलब कहने का मतलब है, नोट वर्ड पे ध्यान है, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसको? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स को, ठीक है। जिसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन था, एप्लीकेबल होना जरूरी था। हाइड्रोजन, हम अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा वो क्या होता है। लेमाल, बर्मार, पासन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो देखेंगे। ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छे से।
जैसे हमारे पास कुछ स्पीसीज आ जाए इसकी, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इसको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी ज़्यादातर एलिमेंट्स को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं पाए थे, कुछ एलिमेंट्स को ये मेनली, अगर जैसे ये एलिमेंट्स हमारे पास कुछ दे रखे हैं। ही सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ही, ठीक है, ही आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी कुछ कमियां थी, इनको ध्यान रखा गया कि ये चीज़ क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ एक्स। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो टूटते हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइन्स टूटते हैं हमारे पास किस में, मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उसको जीमेंस इफेक्ट कह देते हैं। अभी जीमेंस इफेक्ट्स को उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। जीमेन इफेक्ट्स कह देते हैं उसे, जीमेन इफेक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि जीमेन इफेक्ट क्या होता है, किस में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ये चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जीमेन इफेक्ट्स पूछा गया है कि किस कैसे से रिलेटेड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट। तो दोनों पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड से जीमेन इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्टार्क इफेक्ट, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दोनों को भी हम एक्सप्लेन और करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास इसके लिए कोई कंक्लूजन निकाला इन्होंने, डेट कर दिया तो कर दिया, बस करके छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये एक कमी रह गई। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द डी ब्रॉगले। डी ब्रॉगले जो कॉन्सेप्ट था, अभी हम उसे भी पढ़ने वाले हैं आगे। तो डी ब्रॉगले जो कॉन्सेप्ट था मेनली उस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अनेबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। डी ब्रॉगले कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम देखने वाले आने वाले कुछ लेक्चर में। आज आई थिंक नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लास्ट में हमारा लिमिटेशन आ जाता है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हेसेनबर्ग इंसिनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास हेसेनबर्ग इंसिनिटी प्रिंसिपल, इससे थोड़े न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आते हैं। लेकिन इससे थोड़े न्यूमेरिकल्स जो आते हैं थोड़े अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं हम करेंगे, इस टॉपिक को भी हम करने वाले हैं। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक होएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं लिमिटेशन के, वो भी नील्स बोर के। तो इसे आप नोट डाउन करिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं जीमेन इफेक्ट्स और स्टार्क इफेक्ट से। तो हमारे पास जीमेन इफेक्ट्स और स्टार्क इफेक्ट आ जाता है। होता क्या ये, वैन अ सब्सटेंस इमिटिंग लाइन। अब इसमें तो देखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड था या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। वैन अ सब्सटेंस इमिटिंग लाइन स्पेक्ट्रम इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी लाइन स्पेक्ट्रम तो होता है मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटेड। इट्स लाइन कुड स्प्लिट इनटू सेवरल क्लोजली। अब क्लोजली सेवरल बहुत सारे टूटते तो हैं, लेकिन बहुत ही क्लोजली स्टैक लाइन्स में होते हैं, उसी को हम कहते हैं जीमेन्स इफेक्ट कह देते हैं। स्टार इफेक्ट की बात करें तो ये जीमेन इफेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक की जगह क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो इस चीज़ को आप देख लो। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के हमारे पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, या फिजिक्स में भी पहली पढ़ोगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है आई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास ई नोट और बी नोट। अब ई नोट हमारे पास क्या होता है, ई नोट हमारे पास होता है मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ लिख देते हैं इसे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है हमारे पास मैक्सिमम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नोट को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका फॉर्मूला ऐसे भी देखा जाए तो आई इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। इसी को आई अगर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एम्पलीट्यूड भी हो जाता है हमारे यहाँ, BLI एम्पलीट्यूड भी होता है। ये चीज़ भी आप देख सकते हो।
इसके बाद हमारे पास आते हैं वेवलेंथ पे, ठीक है। हमारे पास ऐसे ही वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं। वेवलेंथ हमारा तो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइकिल। इसमें हमने पहले से लिख दिया है, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट पार्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहते हैं। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता है। अब देख लें, अब बीच में जो गैप जो दे रखा है, यहाँ का हो या यहाँ का हो, ये हमारे पास जो दे रखा है ना, ये एम्पलीट्यूड कहता है। और यहाँ से एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक की जो लंबाई होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा यानी वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई होता है हमारे पास। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, इसे आप देख सकते हो। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी करने वाले, इसी के बेस पे हम काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी आने वाले टाइम में। और हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी म्यू या एफ से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स मेनली देखा जाता है, कितना नंबर ऑफ वेव्स है हमारे पास, कितना टाइम में हमारे पास, ये देखा जाता है। तो नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ जॉइंट पर सेकंड की बात की जाती है यहाँ पे। हमारे पास मेनली अगर देखा जाएगा, और वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगा। वही अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी देखेंगे। ऐसे भी हम वेव्यू जो रेनबो बनता है उसमें भी हम देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करा तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो जाते हैं। वही अगर वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारे पास इनकेस का फॉर्मूला होता है, लैम्डा 1 में लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू 2 में म्यू 1। मेनली एफ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा होता है, यानी म्यू इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। वेलोसिटी की बात करें तो दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, मेनली अगर देखे जाए तो हमारे पास 3 × 10⁸ सेकेंड हमारे पास मेनली होती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ देखा जाता है मेनली हमारे पास। ये हमारे इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है हमारे पास, इसका हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू म्यू होता है हमारे पास। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद मेनली अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड की बात आती है, एम्पलीट्यूड तो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारा आता है ए। अब जनरली इसका यूज़ होता नहीं है, ऐसे देखा जाए तो ए इसका इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई आता है, आई यानी इंटेंसिटी आ जाता है। ये चीज़ हमें ज़रूर देखना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है देखने को इसमें, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आई थिंक। तो देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे ये देखते हैं पहले, वी मैक्स दे रखा है, वेलोसिटी मैक्सिमम दे रखी है, तो लैम्डा हमारे पास मिनिमम दे रखा होगा, तो हमारे पास जो म्यूज होगा यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ मैक्सिमम जा रही है, लेकिन वहीं हमारे पास अगर मान लो वेव नंबर अगर मैक्सिमम है तो लैम्डा भी मैक्सिमम होगा, लेकिन म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इस दो पॉइंट को ना, जो दो पॉइंट नोट डाउन किया ना, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास वेलोसिटी रहेगी तो हमारे पास लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी, क्या है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जब लैम्डा हमारे पास यानी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वही वेव नंबर अगर हमारे पास और वेव लेंथ दोनों अगर मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक वेव नंबर हमने बनाया है, ये 5 मीटर का है, और 5 हमारे पास काउंटिंग के 1 2 3 4 5 दिए हैं हमारे पास। तो हमने लैम्डा इक्वल टू C/V, ये तो हमें पता है। वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेव नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है, नंबर ऑफ वेव्स कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, सॉरी 5.5, 5.5 है ना, तो 5.5 ले लेते हैं, और ये 5 दे रखा है हमारे पास, तो इससे कट के ये आ जाएगा 1.1 मीटर इन्वर्स। अब मीटर इन्वर्स क्यों, हमने मीटर इन्वर्स ले सकते हैं, सेंटीमीटर इन्वर्स ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम इन्वर्स भी ले सकते हैं। ये हमारे पास यूनिट हो जाता है किसका, वेव नंबर का। अब हम आते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम में, ये हमारी इंटेंसिटी होती है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम में कितना हुआ, ये चीज़ देखा जाता है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास वेव नंबर दे रखा है, वो भी स्क्वायर में, तो अंडर रूट में भी डाल सकते हैं। ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो आज का हमारे लास्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं अभी आप लोगों के लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं इसलिए आपको जब लिखता हूँ तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ फ़ैन, ऑन कर लेता हूँ, जिससे थोड़ी गर्मी हो जाए। अब पसीना देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है,
गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, शर्ट मेरा पूरा अच्छे से भीग चुका है। तो मैं इससे आगे का लेक्चर आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा 5वां, उस लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखेंगे हम उसमें? मेनली हम ना अगर देखें तो हमें सेल्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्बिट्स के बारे में बात करेंगे। आगे हम एक्सटेंड करेंगे अपने टॉपिक को, और हो सकेंगे तो हमारे पास टॉपिक ही करेंगे। अभी फ़िलहाल छठा लेक्चर जो होगा हम उसमें न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मतलब गर्मी लग रहा है मुझे फ़िलहाल, ठीक है। तो क्योंकि फ़ैन ऑफ है, फ़ैन ऑफ इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर फ़ैन चलता रहा तो हा ऐसे करके आवाज़ आएगा, ठीक है। तो आवाज़ आएगा तो मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देगी आप लोगों को, ठीक है। तो तब तो दिक्कत है ना, तो लेक्चर पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो ठीक है। तो इसको यहीं पे 1:30 हो चुका है, आप लोग देखो तो 1:30 हो चुका है, यहाँ पे 1:30 हो चुके हैं। पूरा देखोगे तो आप, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में यार, कमेंट करने में क्या जाता है आप लोगों का, या तुम लोगों को कमेंट करने में जाता क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। एक जो करना है गाली देना है ना, गाली दो, लेकिन मत दो भाई यार गाली। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाली वाली मत देना। पॉजिटिव हिट तो बिल्कुल ही मत देना। जताना है तो प्यार जताओ, पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट मत करो, हिट मत दो। रिक्वेस्ट ये करूँगा अपने दोस्तों, अगर कुछ कमी लगती है, कोई दिक्कत लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट, हाँ नोट्स थोड़े इधर उधर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर वे में अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से करेंगे जी, बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें लेक्चर के बारे में, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें पूरे आग की तरह, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।